तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिन्हें हम माप या तोल सकते हैं। जैसे लंबाई है, तापमान है, भार है, किसी वस्तु का भार है, इसको माप सकते हैं। आप यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे कि इनके मापन के लिए मानक मात्रक की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है हम कोई भी चीज़ को आप सब्ज़ी लेने जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए, आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके पास एक लोहे के वेट करने के लिए बाट होते हैं। आजकल तो आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं। सबके पास, मैक्सिमम दुकानों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो आप एक चीज़ नोट करें, आपने किसी एक फल वाले से 1 किलो सेब खरीदा, उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे 1 किलो सेब तोल के आपको दे दिया। आप उसी सेब को किसी दूसरे के पास जाके उन्हीं सेब को बोलना कि इसको तोल के दिख, तोलना भैया ये कितना है। तो आप क्या पाएंगे कि उसका वेट वो भी ये कहेगा कि 1 किलो ही वजन है इसका। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी मशीनों का मापन या सभी मशीनों का जो वैल्यू है, तोल की वैल्यू यानी उसका भार की वैल्यू है, वो एक जैसी है। इसका मतलब चाहे आप उस 1 किलो की वैल्यू आप यहाँ अपने शहर में देखिए, आप उसको दिल्ली में देखिए, बॉम्बे में ले जाके देखिए, आप अमेरिका में ले जाके देखिए, तो आप पाएंगे कि 1 किलो का वजन सभी जगह पर एक जैसा है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो मशीन में भार को सेट किया गया तो किसी न किसी मानक मात्रक की सहायता से किया होगा। यानी कोई ना कोई चीज़ तो हमें निर्धारित करने की आवश्यकता है कि ये इसका निर्धारित माप है, इसके साथ इसकी तुलना करेंगे तो ही जाके ये मैच करेगा। तो जिसके साथ इसकी तुलना करके बनाया गया है उसको हम मानक मात्रक कहते हैं। इसलिए प्रत्येक मापन के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। चाहे लंबाई के लिए ले लो, चाहे भार के लिए ले लो, चाहे तापमान के लिए ले लो, तो प्रत्येक जो आपका मात्रक होंगे उनको एक मानक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ मेजरमेंट करेंगे उसकी। और मानक मात्रक मान्यता प्राप्त होते हैं। जिस भी राशि का को मापना होता है इस मात्रक से उसकी तुलना करते हैं। मान लीजिए हमने स्केल लिया, ये एक स्केल लेके आए, ये आपके इस पे नंबरिंग थी ये, तो आप किसी, मान लीजिए आप कपड़ा मापना चाहते हैं तो इस स्केल की सहायता से उस कपड़े का मेजरमेंट करेंगे। यानी मापने वाली वस्तु कौन है, यानी कौन, किस राशि का मापन करना, हमने कपड़े का मापन करना है, किसके साथ तुलना करेंगे, इस स्केल के साथ करेंगे। ये स्केल आपका मानक मात्रक की तरह व्यवहार करेगा। क्या है कि IUPAP एक कमेटी है, IUPAP, इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। ये एक यूनियन है, ये निर्धारित करती है कि कोई सी भी भौतिक राशि के मापन के लिए जो मानक मात्रक बनाया है उसका माप क्या होगा, ये निर्धारण करती है। और इसके निर्धारण किए गए माप के अनुसार पूरे विश्व के सभी मापन पद्धतियां या मापन यंत्र तैयार किए जाते हैं। इसलिए आप, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि आप 1 किलो सेब लीजिए, आप उसको आपके शहर में, आपके शहर के बाहर किसी शहर में कहीं भी उसका जब वेट कराएंगे तो आपको 1 किलो मिलेगा, क्योंकि सभी विश्व के सभी किलोग्राम के जो मापन यंत्र हैं वो एक निश्चित और एक फिक्स, एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ उनका निर्धारण किया गया है। और किसी भी जब भौतिक राशि को जब आप प्रदर्शित करेंगे तो उस भौतिक राशि के पास दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ें क्या क्या होंगी, एक उसका संख्यात्मक मान जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, और दूसरी उसकी इकाई होगी यानी मात्रक होगा। इन दोनों का गुणनफल होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए 5 kg, ये शब्द लिख दिया, तो हमने कहा 5 किलोग्राम अनार लेने हैं। तो देखिए इसके पास दो चीज़ें हैं, 5 ये संख्या है आपकी, क्या है ये संख्या, और ये किलोग्राम क्या है मात्रक। तो संख्या को तो n से लिख सकते हैं क्योंकि संख्या का इंग्लिश वर्जन है, संख्यात्मक का मतलब होता है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल का पहला अक्षर n। और ये जो आपने मात्रक यूज किया है किलोग्राम, मात्रक को बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट का पहला शब्द है यू,
इसलिए आप देखेंगे किसी भी भौतिक राशि को लिखने के दो तरीके होते हैं, n गुणा में u, गुणा का चिन्ह है बीच में, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, n यहाँ पर इसकी संख्या को बताएगी, क्वांटिटी को बताएगी, और u इसकी यूनिट को बताएगी कि आपका मेजरमेंट स्केल जो था, जिस पैमाने से आपने मापा, जिस मात्रक का प्रयोग किया, वो कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम, ये हमने ले लिया। दोनों में देख लीजिए, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम ही होता है, लेकिन दोनों के लिए आप देखेंगे मात्रक अलग अलग हैं। एक में किलोग्राम मात्रक है, एक में आपका ग्राम है, और दोनों के लिए संख्या अलग है। यहाँ 1 है और यहाँ पर 1000 है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम। लो GM लिख दिया मैंने, 1000 ग्राम। तो आप एक चीज़ नोट करके देखें, एक के पास संख्या कम है, एक के पास संख्या कितनी है 1, और दूसरे के पास संख्या कितनी है 1000, 1000। और आपने ये चीज़ देखी है कि किलोग्राम बड़ा होता है और ग्राम छोटा मात्रक होता है। किलोग्राम क्या होता है, बड़ा मात्रक, और ग्राम क्या होता है, छोटा मात्रक। तो आप यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर मात्रक बड़ा होगा तो उसकी संख्या छोटी होगी, अगर मात्रक छोटा होगा तो उसकी संख्या बड़ी होगी। यानी इसका उल्टा प्रभाव, अगर संख्या है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, n व्युत्क्रमानुपाती u। यानी अगर संख्या बड़ी है तो मात्रक छोटा होगा, अगर संख्या छोटी है तो मात्रक बड़ा होगा। और किसी भी राशि को मापने के लिए आपको दो चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा, एक संख्या और एक मात्रक। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल ले लें, 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर। तो यहाँ भी देखिए संख्या भी है और मात्रक भी है। दूसरा हमने कह दिया 37 डिग्री सेल्सियस ताप, तो यहाँ संख्या 37 है और डिग्री सेल्सियस मात्रक है। तो ये दो चीज़ होंगी। मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 10 kg यानी 10 किलोग्राम चावल, यहाँ भौतिक राशि आपकी कौन है, चावल, और चावल को मापना है आपने किसमें, 10 किलोग्राम। 10 क्या है, यहाँ पर अंक है, n की वैल्यू 10 है, और u क्या है, kg। u क्या मतलब हो गया, यूनिट। तो ये दो चीज़ें होंगी। अब हम बात करते हैं कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि मूलतः दो प्रकार की हैं। दो प्रकार में कौन कौन सी राशि है, नंबर 1 मूलभूत राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। ये दो कैटेगरी का मतलब क्या है कि हम भौतिक राशि को दो भागों में कैसे विभाजित कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी राशि होगी जिसको हम स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, मानक मान के चलेंगे। यानी वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, वे भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, अर्थात उनका अस्तित्व, स्वयं का अस्तित्व है, वो किसी अन्य राशि के द्वारा नहीं बनाई जाती या अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती। उनको हम क्या कह देंगे, उनको हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, मूलभूत राशियां। और ध्यान रखना, मूलभूत राशियां जो होती हैं इनकी संख्या 7। कितनी राशियां हैं, 7 हैं संख्या में। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, ये इसकी एग्जाम्पल। सातों मैं आगे चल के सातों कौन कौन सी हैं वो मूलभूत राशियां, उनकी बात आपको बताएंगे, उनको समझाएंगे। दूसरी राशि है व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं इनको, डिराइव्ड क्वांटिटी भी इन्हीं को बोलते हैं। ये क्या होती हैं, ये राशियां स्वतंत्र नहीं होती। स्वतंत्र नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि ये स्वयं मूलभूत राशियों के गुणनफल या भागफल से ही बनाई जाती हैं। यानी आपकी जो 7 मूलभूत राशि थी उन्हीं को गुणा करके आपस में या भाग करके इन राशियों को बनाया जाता है। इन्हें मूलभूत राशियों से ही बनाया जाता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। जैसे वेग, बल, दाब। अब समझ लीजिए कैसे। वेग क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा, वेग होता है विस्थापन, विस्थापन कह लो या दूरी कह लो बटे समय। अब देख लीजिए, वेग व्युत्पन्न राशि है, ये किस किस से मिलके बनी, एक तो समय से मिलके बनी, एक विस्थापन से मिलके बनी, तो दो राशियों के भागफल से बनी है। तो इसका मतलब ये स्वतंत्र नहीं है, ये किस पे निर्भर करती है, समय पे निर्भर करती है और विस्थापन पे निर्भर करती है। ऐसे ही बल देख लो, बल क्या होता है, द्रव्यमान
द्रव्यमान गुणा में त्वरण, तो ये भी दो चीज़ों पे निर्भर करता है, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का त्वरण। तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। फिर आप एक बार दिमाग में बैठा लें, ये बात क्लियर कर लें इस चीज़ को कि मूलभूत राशियाँ वे राशियाँ हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वे किसी अन्य राशि के कारण नहीं होती या अन्य राशि के कारण नहीं बनाई जाती। जबकि व्युत्पन्न राशि वे राशियां हैं जो स्वयं मूलभूत राशियों के गुणा या भाग से बनाई जाती है, या तो गुणा करके या भाग करके, और ये मूलभूत राशियों पर ही निर्भर करती हैं। तो ये दो प्रकार की मूलतः राशियां थी, मूलभूत और व्युत्पन्न राशियां। आगे हम बात करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि मात्रक भी दो प्रकार के ही होंगे। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे मात्रक होंगे वो भी तो दो प्रकार के होंगे ना। एक वो मात्रक जो मूलभूत भौतिक राशियों को मापेंगे, एक वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को मापेंगे। वे मात्रक जिनका प्रयोग मूलभूत राशियों को मापने के लिए किया जाता है, यानी जो 7 थी हमारी संख्या में भौतिक राशि, उनको मापने के लिए जिन यूनिट्स का प्रयोग करते हैं, जिन मात्रकों का प्रयोग करेंगे, वो मूल मात्रक हो जाएंगे। और जिन मात्रकों का प्रयोग हम व्युत्पन्न राशियां जो मूलभूत राशियों से मिलकर बनी थी, उनको मापने के लिए जिनका प्रयोग करेंगे, उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब मैं मूल भौतिक राशियों के नाम बताता हूं आपको। मैंने एक टेबल बनाई हुई है, आप इस टेबल से देख सकते हैं कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 और 7। और मैंने ऊपर भी संख्या लिखी थी कि मूलभूत राशियां 7 हैं। कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली मूलभूत राशि है द्रव्यमान। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान मूलभूत राशि है, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन करने के लिए किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और द्रव्यमान को मापने के लिए हम जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं वो होता है किलोग्राम, केजी। दूसरी मूलभूत राशि है लंबाई। लंबाई को मापने के लिए हम जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा मीटर। तीसरी होती है समय। समय के मापन के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं। चौथी मात्रक है हमारा ताप। चौथा जो हमारी भौतिक मूलभूत राशि है वो है ताप, यानी ताप कह लो या तापमान कह लो, ये है केल्विन। इसका एसआई मात्रक है ये केल्विन। वैसे तो डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, र्यूमर में भी मापते हैं, रैंकिन में भी मापते हैं, लेकिन एसआई जब पद्धति में देखते हैं तो किस में मापा जाता है, ताप को केल्विन में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मात्रक है वो है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा जो ये हमारे घरों में बिजली होती है, इसको विद्युत धारा कहते हैं। इसका मापने का यंत्र एम्पियर है। उसके बाद है प्रकाश की तीव्रता। जो हमारी लाइट होती है उसकी तीव्रता इंटेंसिटी बोलते हैं तीव्रता को, वो हमारी नेक्स्ट मूलभूत राशि है। इसको मापने का यंत्र है हमारा कैंडिला। और लास्ट है पदार्थ की मात्रा। किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने का यंत्र जो मात्रक है वो है मोल। आप केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर आपका पूरा बड़ा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। इसके अलावा दो अन्य भी राशियां होती हैं। दो ऐसी राशि होती है जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, यानी हिंदी में देखा जाए सब तो पूरक मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। दो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कोण और दूसरा घन कोण। कोण को किस में मापते हैं? रेडियन में। और घन कोण को किस में मापते हैं? स्ट्रेडियन में। ये दोनों, घन कोण का मतलब यहाँ सॉलिड एंगल है इसका इंग्लिश वर्जन। इन दोनों में अंतर ये होता है कि जो कोण होता है ये 2D ज्योमेट्री में होता है और घन कोण होता है ये 3D ज्योमेट्री में होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर देख लें। उसके बाद है कि जब भी इन मात्रकों को हम देखिए, मैंने शुरू में आपको एक बात कही थी इससे पहले वाले वीडियो में कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ वैसे वैसे मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य की धारणाएं परिवर्तित होती चली गई। तो जिस भी युग या जो भी समय या जो भी काल रहा, उस समय किन्हीं भी राशियों को मापने के लिए जिस प्रणाली का प्रयोग किया गया, जिस पद्धति का प्रयोग किया गया, उसको हम मात्रकों की प्रणाली या पद्धति बोलते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या बोलते हैं उसको? सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। ये समय के अनुसार बदलता चला गया। तो मूल मात्रकों
वह व्युत्पन्न मात्रकों के समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, अलग अलग नहीं पढ़ा जाए। यानी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक आप समझ गए होंगे, वे मात्रक जो मूलभूत राशियों को मापते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक कौन से थे, वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को मापते हैं। उन दोनों को अगर इकट्ठा मिला दिया जाए उसको बोलते हैं समुच्चय, और इनके इस समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, पद्धति बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, मात्रकों की प्रणाली बोलते हैं। ये इस प्रकार है, कैसे कैसे परिवर्तित हुई। सबसे पहले जो पद्धति आई थी वो FPS पद्धति आई थी। ये ब्रिटिश पद्धति है, ब्रिटिश प्रणाली में, क्योंकि हम ऐसा धारणा है कि शुरुआत इसी पद्धति से हुई। ये एक सिस्टम से बनाई गई पद्धति थी, ऐसा नहीं है कि ये पहली थी, लेकिन ये एक सिस्टम से बनाई गई पद्धति थी। FPS का मतलब समझ लीजिए क्या है। F का मतलब है फुट, FOOT, फुट। P का मतलब है पाउंड, POUND, और S का मतलब है सेकंड। ये तीन चीज़ें थी इस सिस्टम में। FPS प्रणाली में फुट, पाउंड और सेकंड तीन मुख्यतः राशियां हैं जिनके मापन में यूज होता है। फुट किसका मात्रक है, आज भी हमारे देखा हो तो आपने जमीन वगैरह को मापते हैं तो फुट में मापा जाता है। फुट का मतलब पैर होता है, और पैर लंबाई का मात्रक है यहाँ पे। तो वह प्रणाली या वह पद्धति जिसमें लंबाई को तो फुट में मापा जाए, पाउंड वजन को मापने का होता है, भार मापने का, यानी द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाए, और समय को अगर सेकंड में मापा जाए, वो पद्धति FPS पद्धति कहलाएगी। तो फिर समझ लें, वह प्रणाली या वह पद्धति जिसमें द्रव्यमान को पाउंड में, लंबाई को फुट में और समय को सेकंड में मापा जाता है, वह पद्धति FPS पद्धति कहलाती है। FPS पद्धति की समस्या क्या थी? FPS पद्धति की समस्या ये थी कि ये गणना में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि कोई भी संख्या इसमें पूर्ण संख्या के रूप में या दशमलव पद्धति के अनुरूप नहीं थी। इसमें गुणा भाग थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन थी। इसकी कैलकुलेशन मुश्किल होने की वजह से एक नई पद्धति का विकास हुआ, और नई पद्धति आई हमारी CGS पद्धति। CGS पद्धति का मतलब क्या है कि देखिए, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब है सेकंड। अब देखिए, सेंटीमीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, ग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, और सेकंड किसका है, समय का। तो नई पद्धति में क्या हुआ, वह पद्धति जिसमें द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसको CGS पद्धति बोलते हैं। ये पद्धति आने के बाद हमारे पास फिर लंबे समय तक चली, और समस्या पैदा क्या हुई कि ये पद्धति बहुत छोटी होती है। आपने देखा होगा स्केल के ऊपर सेंटीमीटर कितना छोटा होता है। आप सोच लीजिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से लेकर आपके जिला मुख्यालय तक आपको लंबाई मापनी है, और आपके पास अगर सेंटीमीटर का स्केल है तो कितने दिन में मापेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और आप उसको आसानी से माप नहीं पाएंगे, उसमें अशुद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। यानी ये इसके अंदर मापन यंत्र का छोटा आकार होने के कारण ये पद्धति बिल्कुल व्यवहारिक रूप से सही नहीं थी। तो संभावना की गई कि कोई ना कोई ऐसी बड़ी पद्धति आए जिससे मापन आसान हो जाए। तो फिर नई पद्धति आई जिसको बोलते हैं MKS। M का मतलब यहाँ पर मीटर है, K का मतलब यहाँ किलोग्राम है, और S का मतलब यहाँ पर सेकंड है। तो फिर नई पद्धति में क्या हुआ, नई पद्धति में हुआ कि वह पद्धति जिसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उस पद्धति को हम क्या बोलते हैं, MKS। नाम से ही पता लगता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये चीज़ आई। उसके बाद इसमें भी थोड़ी सी कमी रही। कमी क्या रही इसमें, मैंने ये रेड लाइन से लिखी हुई है। जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है मैकेनिक्स, जिसमें हम बल, वेग, दूरी इनकी बात करते हैं, उनमें तो MKS पद्धति सही है मापने के लिए। अगर मान लीजिए आपको धारा को मापना है, जिसको मापना है, विद्युत धारा को, बिजली को मापना है, तो ये पद्धति तो फेल होगी, क्योंकि धारा मापने के लिए मात्रक कौन है, एम्पियर, और एम्पियर इसमें कहीं है ही नहीं MKS में। इसमें तो क्या है, लंबाई माप सकते हो, द्रव्यमान माप सकते हो और समय माप सकते हो, धारा कैसे मापोगे। आपको तापमान मापना है, किसी वस्तु का या आपके खुद के शरीर का तापमान मापना है, तो भी ये पद्धति फेल होगी।
यानी हमें फिर विचार किया गया कि ऐसा मात्रक, ऐसी पद्धति बनाई जाए कि जो समस्त भौतिक राशियों को और समस्त व्युत्पन्न राशियों को आसानी से माप सके, उस फ्रेम के अंदर हम माप सकें। फिर सिस्टम आया एसआई सिस्टम, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतरराष्ट्रीय पद्धति या अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। ये क्या है? एमकेएस का ही बड़ा रूप है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? एमकेएस पद्धति में केवल 3 राशियों का मापन होता है, जबकि एसआई सिस्टम में समस्त राशियों का मापन होता है। मैंने नीचे लिखा हुआ भी है कि एमकेएस पद्धति केवल यांत्रिक विज्ञान पर लागू होती है, जबकि एसआई विज्ञान की सभी शाखाओं पर लागू होती है। ये था हमारा मात्रक सिस्टम, या हम ये कह सकते हैं कि भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि कितने प्रकार की हैं, भौतिक राशियों को कैसे मापा जाता है और उनके मापन की कौन कौन सी पद्धति समय के अनुसार परिवर्तित हुई। और उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे से समझ पाएंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ दें, उनके साथ इसको शेयर करें। आपको अच्छा लगे तो सब बच्चों को पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि सभी बच्चे नोट्स भी बनाएं अपने कॉपी में, और साथ ही साथ वो इसको वीडियो को समझ के और अपनी भौतिक विज्ञान के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सकें। धन्यवाद।